हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जेटेट का जो पेपर 1 है और पेपर 2 है उसके अंतर्गत हिंदी व्याकरण के सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं। ये हमारी पहली क्लास है वर्णमाला की। आइए देखते हैं इसको। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि लिपि चिन्ह का व्यवस्थित क्रम में होना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं है कि किसी भी चिन्ह को हम लोग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ रख दिए, उसको किसी को आगे किसी को पीछे और उसको हम लोग वर्णमाला कहेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए व्यवस्थित क्रम का होना अनिवार्य है। अब हम लोग देखते हैं वर्ण और ध्वनि को। वर्ण को ही सामान्यतः ध्वनि कह दिया जाता है और ध्वनि को ही वर्ण कह दिया जाता है। अब हम लोग देखें वर्ण को। वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है, यानी कि कोई भी वर्ण जो हमने उच्चारित किया, जैसे कि मैंने क बोला, तो इस क को हम लोग कैसे लिखेंगे, जिस तरीके से हम लोग लिखेंगे, जैसे लिखेंगे वही वर्ण है। और ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है वो वर्ण का मौखिक रूप है, यानी कि अगर यहाँ पे क लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या ध्वनि देंगे, क कैसे पढ़ रहे हैं इसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, यही ध्वनि है। वर्ण का मौखिक रूप ही ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। अब हम लोग देखते हैं लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब लिपि से क्या समझते हैं हम लोग? लिपि मतलब क्या? लिपि का शब्द तो हमने कई बार सुना होगा कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, लेकिन लिपि का मतलब क्या है? लिपि वह है जिस तरीके से हम लिखते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी शब्द को सुनकर हमारा लिखने का जो शैली है, लेखन शैली है, उसी को हम लोग लिपि बोलते हैं। जैसे अगर हमें देवनागरी लिपि में बोला जाए कि आपको ABCD लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? देवनागरी लिपि में पहले A लिखेंगे, B लिखेंगे। तो देवनागरी लिपि में लिखने के लिए हमें अगर AB बोला जाए तो A को ऐसे लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे, D लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। वहीं अगर हमें वही चीज़ रोमन लिपि में लिखना हो तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे? रोमन लिपि में लिखने के लिए हम लोग इस तरीके का ये शैली यूज़ करेंगे, यानी कि रोमन लिपि में अगर अंग्रेजी में लिखना हो तो हम लोग इसी तरीके से ABCD लिखते हैं। तो यही लिपि है कि किसी भी शब्द को, शब्द वही थे, मैंने इसमें भी हमारा उच्चारण A ही था और इसमें भी उच्चारण A ही था, लेकिन लेखन की जो शैली है वो चेंज हो गई है। तो इसी को हम लोग लिपि कहते हैं। यहाँ तक तो समझ गए? अब हम लोग आगे देखते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर जो कि बिना किसी वर्ण के सहायता के बोला जाता है, जैसे अ, आ, ई, इसको हम लोग बिना किसी स्वर के, बिना किसी वर्ण, कोई भी ऐसा वर्ण हो, चाहे वो स्वर हो, व्यंजन हो, कुछ भी हो, उसकी सहायता के बिना ही हम लोग इसका उच्चारण कर पाते हैं। जबकि व्यंजन को हम लोग बिना किसी वर्ण की सहायता के नहीं बोल सकते, यानी बिना स्वर की सहायता के हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें कि इस व्यंजन में जो क लिखा हुआ है इसका उच्चारण करें, आप प्रयास करें, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। इस हलंत का मतलब होता है कि इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है, तो बिना स्वरों के आप इसका उच्चारण, हलंत लगे हुए क का उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा व्यंजन हो गया। यहाँ तक हो गई बात, यहाँ तक समझिए। अब आगे हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में कि स्वर आखिर क्या है, कितने प्रकार हैं, क्या है, इसकी संख्या कितनी है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। स्वर जो है ये स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वर्णों को हम लोग स्वर कहते हैं। इसके लिए हमने देखा कि किसी भी और वर्ण को की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है लोगों को कि कभी कभी कहीं कहीं एग्जाम में 13 होता है, कहीं 11 होता है, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मतलब इसका हम लोग आंसर क्या करें। तो आज ही इस डाउट को हम क्लियर कर देते हैं कि जब भी क्वेश्चन हो कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 11। या फिर पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप सीधे से उसका आंसर 11 लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये रहे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर होगा 13। कुल स्वरों की संख्या 13 होगा। तो यहाँ तक हो गई बात। अब हम लोग देखते हैं इसमें मूल स्वर जो होते हैं, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री शामिल है। मूल स्वर में 4 शामिल हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था कि 11 और 13, ये क्या चक्कर है? क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, वहीं कुछ देर बाद हम लोग बोल रहे हैं कि कुल स्वरों की संख्या 13 है? तो इसमें जो कन्फ्यूजन है वो ये दो वर्णों को लेकर है, अंग और अह को। इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है।
क्योंकि जब ये स्वर के साथ होते हैं तो ये व्यंजन की तरह व्यवहार करते हैं, और जब ये किसी व्यंजन के पास जुड़ते हैं तो ये स्वर की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि अंग का उच्चारण, जो इसका अनुस्वार है, इसका उच्चारण हम बिना अ की सहायता के नहीं कर सकते। आप इसका उच्चारण करके देख भी सकते हैं। इसका उच्चारण जब तक आप अ नहीं बोलेंगे तब तक उच्चारण इसका नहीं कर सकते हैं। तो इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो यूज है वो व्यंजन की तरह इनका व्यवहार हो रहा है, यानी अ के बिना ये नहीं बोले जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम क के ऊपर जोड़ते हैं, क के साथ जोड़ते हैं, तो इनका जो व्यवहार है वो स्वर की तरह हो जा रहा है। कंग, कंग बोल के देखिए, ये इनका व्यवहार जो है वो बदल गया स्वर की तरह, इसीलिए इनको अयोगवाह बोलते हैं। अब अयोगवाह क्या है, इस शब्द पे गौर कीजिए, या फिर इसको याद कैसे रखेंगे, कैसे जानेंगे क्या है। अयोगवाह का सीधा सा मतलब आप लोग याद रखिए कि जिसमें अ का योग हो, अयोग यानी अ का योग हो, और वह व्यंजन की तरह, व्यंजन के साथ उसके व्यवहार को, स्वरों के व्यवहार को वहन करे, उसे ही हम लोग अयोगवाह कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कंग या फिर कह, ये क्या है, अयोगवाह है। यहाँ तक हो गई बात, यहाँ तक अगर समझ में आ गई होगी तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है मात्रा के आधार पर स्वर की संख्याएं। मात्रा के आधार पर स्वर की जो संख्या है वो 2 है। एक हो गया हमारा लघु मात्रा और एक हो गया गुरु मात्रा। लघु का मतलब होता है छोटा और गुरु का मतलब होता है बड़ा। यहाँ तक हो गई बात। अब हम लोग देखते हैं स्वर की मात्रा। स्वर की मात्रा क्या चीज़ है? व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। यहाँ पे हमने स्वर की सभी स्वरों की मात्राओं को लिख रखा है। आप लोग देख सकते हैं कि इसको व्यंजन के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ इतने बड़े परिभाषा जो इतना बड़ा दिया हुआ है स्वर की मात्रा का, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको साधारण तौर पे हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, उदाहरण के लिए कि अगर हमें राम लिखना हो, अगर ये मात्राएं ना हो और राम लिखना हो तो हम लोग राम कैसे लिखेंगे? पहले र लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, फिर म लिखेंगे और उसके बाद उसमें अ लिखेंगे। तो इस तरीके की इस तरीके से हम लोग नहीं लिखते हैं। इस तरीके से न लिखकर उनके जगह पर, आ के जगह पर उसकी मात्रा को लगाते हैं। म में अ को अलग से नहीं लगाते हैं बल्कि केवल म लिखते हैं। तो यही चीज़ जो है वो स्वर की मात्रा हो गई। यहाँ तक अगर आप लोगों को बात समझ में आ गई हो तो आगे देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हैं जिनको जानना ज़रूरी है कि ये जो भी आ की मात्रा हो गई या फिर दीर्घ ई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अह की मात्रा, ये जो मात्राएं हैं वो वर्ण के पीछे लगती हैं। वहीं ह्रस्व ई की मात्रा जो है वो वर्ण के पहले लगती है। ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री की मात्राएं वर्ण के नीचे लगती हैं। जैसे कृषि, कृषि लिखते हैं तो उसमें नीचे लगाते हैं। उसके बाद के की मात्रा, के, ए और अंग, अह, ये सब जो मात्राएं हो गई, अह नहीं सॉरी अंग, अनुस्वार, इसमें 2 चीज़ होता है, एक अनुस्वार होता है और एक चंद्र बिंदु होता है। तो इन मात्राओं को हम लोग वर्ण के ऊपर लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद।